पैशनेट नाइट। सहाय मैंशन अब धीरे धीरे शांत हो चुका था। राठौर फैमिली और बाहरी लोग जा चुके थे। शोना की हालत अब स्थिर थी। डॉक्टर ने उसे एक इंजेक्शन दिया था ताकि क्लोरोफॉर्म का असर पूरी तरह खत्म हो जाए और वह सुकून की नींद सो सके। यानिका जी अपनी बेटी के पास बैठी थी, पर उनका मन रह रहकर उस नकाबपोश नौजवान अभियान की ओर जा रहा था। वह उसका चेहरा देखना चाहती थी, लेकिन माही जी ने उन्हें रोक दिया। माही जी ने बताया कि मायरा ने एक बड़ा सरप्राइज प्लान किया है और वह उसी दिन ऑफिशियली अभियान को सबसे मिलवाएगी। हैरानी की बात तो यह थी कि अब तक घर के किसी भी सदस्य ने, यहाँ तक कि केएसआर कुश ने भी, जिसे मायरा अपनी हर बात बताती है, अभियान का चेहरा नहीं देखा था। सब जानते थे कि मायरा अपनी बात की कितनी पक्की और जिद्दी है, इसलिए सबने उसकी शर्त मान ली। यानिका जी कुछ कह तो नहीं पाई, पर उनके दिल के किसी कोने से आवाज आ रही थी जैसे वह उस अजनबी को पहले से जानती हूँ। वह शोना के माथे पर हाथ फेरते हुए उसे चूम रही थी। अचानक उनके मन में एक टीस उठी, काश जैसे आज यह अजनबी मेरी शोना को मौत के मुंह से सही सलामत बचा लाया है, वैसे ही कोई मेरे खोए हुए बेटे को वापस ले आता। अपने छोटे और समझदार बेटे की याद आते ही यानिका जी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह बस एक बार उसे कलेजे से लगाना चाहती थी। जहां एक तरफ यानिका जी ममता की तड़प में थी, वहीं दूसरी तरफ मनोज सहाय अपने पापों की आग में जल रहा था। वह अपने कमरे में पागलों की तरह छटपटा रहा था। वह बार बार अपने कॉन्टैक्ट्स को फोन कर रहा था, पर कोई जवाब नहीं मिल रहा था। आखिर मिलता भी कैसे? उसके गुंडे तो अब इस दुनिया में थे ही नहीं। मनोज गुस्से में जोर से चीखता है, आहा! उसकी चीख सुनकर उसकी पत्नी मोहिनी थरथरा जाती है। वह आईने के सामने अपना कीमती नेकलेस पहन रही थी, जो डर के मारे उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। मोहिनी घबराकर मनोज को देख कहती है, आप पागल हो गए हैं क्या? इस तरह क्यों चिल्ला रहे हैं? सब ठीक तो है। मोहिनी को अंदाजा भी नहीं था कि उन कागजों के जलने के साथ ही मनोज की जिंदा बचने की आखिरी उम्मीद भी राख हो चुकी है। मनोज गुस्से में अपनी लाल आंखों से मोहिनी की तरफ झपकता है और अपनी उंगली दिखाते हुए दहाड़ता है, चुप, बिल्कुल चुप। मेरा दिमाग पहले ही बहुत खराब है, इसलिए अपनी ये जुबान बंद रखो, समझी? मनोज की ये हालत देख मोहिनी अपनी नाक सिकोड़ लेती है और बेरुखी से मुंह फेर लेती है। वह मन ही मन सोच रही थी, जाओ, जो करना है करो और मरो, मुझे क्या। उसे तो बस अपनी ऐशो आराम से मतलब था। तभी मनोज का फोन टेबल पर किसी मौत की घंटी की तरह बजने लगता है। जैसे ही उसकी नज़र स्क्रीन पर पड़ती है, उसके चेहरे का बचा कुचा रंग भी उड़ जाता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। वह डरते डरते फोन उठाता है और कान से लगाता है। दूसरी तरफ से एक रूह कंपा देने वाली और गुस्से से भरी आवाज गूंजती है, आवाज, तेरी हिम्मत कैसे हुई मनोज, हमें धोखा देने की? तूने क्या समझा था कि तू बच जाएगा? मनोज की घिग्गी बंद जाती है। वह हकलाते हुए गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है, देखिए भाई, मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया। मैंने बोला ना, मैंने आपका दिया पैसा प्रोजेक्ट में लगा दिया है। अब बस मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं आपका सारा पैसा वापस कर दूंगा। कसम से भाई, एक एक पाए लौटा दूंगा। मनोज को पता था कि जिन लोगों से उसने पैसा लिया है, वे कानून नहीं मानते, वे सीधे जान लेते हैं। उसका गला सूख रहा था और उसे अपनी मौत सामने खड़ी नजर आ रही थी। सामने से अचानक एक डरावनी हंसी गूंजती है। वह आवाज जैसे मनोज की रूह चीर देती है। आवाज, तू खुद को क्या समझता है? क्या तू मुझे नहीं जानता? तू मुझे होशियार कर रहा है? तूने हमारा सारा पैसा प्रोजेक्ट में लगाया या सारा पैसा अपनी अय्याशियों में उड़ा दिया? तुझे क्या लगता है सिर्फ तू ही चालाक है? अभी अभी मेरे लोगों को खबर दी है किसी ने हकी तूने मार्केट से जितना पैसा उठाया था सब उड़ा दिया है। खबर बिल्कुल पक्की है। मनोज का शरीर पत्थर सा पड़ गया। सामने वाला अब उसे छोड़ने के मूड में नहीं था। आवाज धमकाते हुए, इसलिए अब तेरा समय खत्म। आज शाम 5 बजे तक का समय है तेरे पास। चुपचाप हमारा पैसा लौटा दे, नहीं तो तू जिंदा नहीं बचेगा और तेरे साथ साथ तेरा परिवार भी जाएगा। बहुत बड़ी कंपनी चलाता है ना तेरा बेटा, बेच दे उस कंपनी को या कुछ भी कर, लेकिन शाम के 5 बजे तक पैसा चाहिए, उससे 1 मिनट भी ज्यादा नहीं। इतना बोलकर कॉल कट हो जाती है। मनोज की आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। उसके हाथ से फोन छूटकर गिर पड़ता। वह जानता था कि ये लोग कितने खतरनाक हैं, वे जो कहते हैं वो कर गुजरते हैं। उसे अपनी मौत साफ दिखने लगी थी। मनोज पागलों की तरह अपने बाल नोचते हुए, आह, क्या करूं? इन लोगों को किसने बताया कि मैंने पैसा उड़ा दिया है? नहीं, मैं मर नहीं सकता, मुझे कुछ करना होगा।
मैं इस तरह बर्बाद नहीं हो सकता। वह कमरे में इधर उधर चक्कर काटने लगा। उसकी सोच काम नहीं कर रही थी। मनोज मन ही मन, मैं इस बारे में किसी को बता भी नहीं सकता। अगर डैड को भनक भी लगी तो वह मुझे प्रॉपर्टी और घर से बेदखल करने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे। और अगर ऑफिस के फंड से पैसे निकाले तो भी पकड़ा जाऊंगा। नहीं, मैं कुछ करता हूँ। विक्रम, हाँ, विक्रम से बात करता हूँ। मनोज को अब सिर्फ अपना बेटा विक्रम ही डूबते जहाज का आखिरी तिनका नजर आ रहा था। उसे लगा कि वह विक्रम को इमोशनली ब्लैकमेल करके पैसे का इंतजाम कर सकता है। मनोज हड़बड़ाहट में विक्रम को फोन लगाता है। कुछ देर बात करने के बाद वह कमरे में आता है, पर उसके चेहरे पर मायूसी और डर साफ था। विक्रम उसकी ज्यादा मदद नहीं कर सका क्योंकि अभी अभी उसे भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। मनोज के चेहरे पर मौत का खौफ नाच रहा था। वह पागलों की तरह अलमारी खोलता है। उसके हाथ जो भी लग रहा था कैश, प्रॉपर्टी के पुराने कागज सब बटोरने लगा। तभी उसकी नज़र गहनों पर पड़ी। डायमंड के कीमती हार देखकर उसकी आंखों में लालच और चमक आ जाती है। वह जल्दी जल्दी सब एक बैग में भरने लगा। मोहिनी की नज़र उस पर पड़ती है तो वह झपटकर उसे रोकने की कोशिश करती है। मोहिनी चिल्लाते हुए, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी ज्वेलरी कहाँ ले जा रहे हैं? और ये हार, ये तो मम्मी जी ने मुझे दिया था, वापस दीजिए इसे मुझे। मनोज का पारा 7वें आसमान पर था। उसने मोहिनी को जोर से झटका दिया और उसे पीछे धकेल देता है। मनोज गुस्से में उसे देखते हुए कहता है, हट यहाँ से। ये सब मैंने ही तुझे दिलाया है और आज मुझे इसकी ज़रूरत है। अगर जिंदा रहना चाहती है तो चुपचाप एक कोने में पड़ी रह, समझी? मनोज ने एक न सुनी। वह सारा कीमती सामान और गहने बैग में भरकर कमरे से बाहर निकल गया। उसे बस किसी भी तरह शाम के 5 बजे तक पैसों का इंतजाम करना था, वरना उसकी लाश गिरना तय था। उसे नहीं पता था कि उसकी हर हरकत पर किसी की पैनी नज़र बनी हुई है। द ग्रीन लीफ विला, शतरंज की बिछी बिसात। दूसरी तरफ शहर के शोर से दूर द ग्रीन लीफ विला के शांत स्टडी रूम में मायरा और अभियान आमने सामने बैठे थे। कमरे में सिर्फ कॉफी की खुशबू और सिगरेट के धुएं के छल्ले तैर रहे थे। मायरा मैं चेयर पर एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए नवाबी अंदाज में बैठी थी। उसके एक हाथ में कॉफी का मग था और दूसरे में जलती हुई सिगरेट। वह बेहद शांत दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक शातिर चमक थी। उसके सामने अभियान बैठा था। हालांकि उसने अब खुद को काबू में कर लिया था, लेकिन उसकी आंखों की सुर्खी बता रही थी कि अंदर अब भी ज्वालामुखी धधक रहा है। दोनों के बीच रखी मेज पर अभियान का फोन अचानक थरथरा उठता है। अभियान बिना हिचकिचाए कॉल उठा लेता है और उसे स्पीकर पर डाल देता हुआ सामने से आवाज आती है, सर, काम हो गया है। जैसा आपने कहा था वो आ रहा है। वही आवाज थी जिसने अभी कुछ देर पहले मनोज के होश उड़ाए थे। ये सब अभियान और मायरा का बिछाया हुआ जाल था। उसने उन लोगों को खरीद लिया था जिन्होंने मनोज के प्रोजेक्ट में पैसे लगाए थे। अब उन सबका मालिक अभियान ही था। अभियान उसकी बात सुन अपनी बेहद गहरी और डरावनी आवाज में कहा है, गुड। वो तुम्हारे पास आ तो 2 पैरों पर रहा है, लेकिन जाना नहीं चाहिए। उसे ऐसा सबक मिलना चाहिए कि वह अपनी रूह तक काम उठे। आवाज, यस बॉस, फिक्र मत कीजिए, काम हो जाएगा। कॉल कट होती है। कमरे में फिर से खामोशी छा जाती है। अभियान सिर उठाकर मायरा की ओर देखता है तो मायरा मुस्कुराते हुए अपना कॉफी का कप उसकी तरफ बढ़ा देती है, जैसे किसी जीत का जश्न मना रही हो। मायरा धीमी और नशीली आवाज में, हैप्पी नाउ, अब खुश। मायरा जानती थी कि मनोज का अंत अब शुरू हो चुका है और ये तो बस ट्रेलर था, असली तबाही अभी बाकी थी। अभियान मायरा की बात सुन कॉफी का कप अपने होंठों से लगाता और मायरा को अपनी गहरी आंखों से देखते हुए नफरत भरी आवाज में कहा, नहीं, मैं अभी भी खुश नहीं हूँ। मायरा ने उसकी बात पर एक तिरछी मुस्कान दी और अपनी सिगरेट का एक गहरा कश छोड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्यों? हो सकता है वह अब कल का सूरज भी न देख पाए और तुम अभी भी खुश नहीं हो। सो टेल व्हाट यू वांट, मैं वो तुम्हारे लिए करूंगी। मायरा की बात सुनकर अभियान के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान स्मर्क आ जाती है। वह अपनी भारी और गहरी आवाज में बोला, नहीं, वह कल का सूरज देखेगा। वह इतनी आसानी से नहीं मर सकता। एंड वॉट आई वॉन्ट, यू रियली डोंट नो। दोनों की आंखें एक दूसरे से इस तरह मिल चुकी थी जैसे वे बिना कुछ कहे एक दूसरे की रूह पढ़ रहे हों। अभियान के अंदर की आग ठंडी होने का नाम नहीं ले रही थी। मायरा उसकी बात सुनकर अपनी कुर्सी से उठी। वह धीरे धीरे चलते हुए अभियान के पास पहुंचती है और सिगरेट का धुआं शरारत से उसके चेहरे पर छोड़ देती है। मायरा बेहद गहरी और मादक आवाज में, रियली बेबी,
I don't know what you want. Tell me, I will give you anything. उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वह उसके चिक्स को अपनी उंगली से सहला रही थी। अभियान उसकी बात सुन पलक झपकते ही उसे उसकी कमर से पकड़ता है और एक झटके में उसे अपनी लेप में बिठा लेता है। वो मायरा के कान के पास झुककर फुसफुसाते हुए कहता है, अभियान, I want you. I want you badly, madly, love you. I love you so much. इतना कहते ही वह बेताबी से मायरा के होंठों को अपने होंठों में भर लेता है। मायरा के हाथ खुद ब खुद अभियान के बालों में चले जाते हैं। दोनों के बीच जैसे एक मीठी जंग छिड़ गई थी, जहां कोई हार मानने को तैयार नहीं था। लगभग 30 मिनट की एक लंबी और गहरी शिद्दत भरी किस के बाद जब वे अलग हुए, तो दोनों की सांसें तेज चल रही थी। मायरा के होंठ में स्वेलिंग हो गई थी, वो उनमें सलाइवा अभी था, वो साइन कर रहे थे और अभियान की थिन लिप्स भी वेट थे, उसके चेहरे पर भी उस जुनून के निशान साफ थे। दोनों के बीच 1 इंच का भी फासला नहीं था, वे एक दूसरे की गर्म सांसों को महसूस कर रहे थे। तभी अभियान ने फिर से अपने होंठ मायरा के होंठों पर टिकाए और बहुत धीमी आवाज में पूछा, अभियान, व्हाट डू यू वांट फॉर योर बर्थडे, जान। बर्थडे का नाम सुनते ही मायरा की आंखों में एक शैतानी चमक उतर आई। उसने अभियान के होंठों पर धीरे से बाइट करते हुए अपनी हस्की और डीप आवाज में कहा, डोंट वॉन्ट डायमंड्स और प्रॉपर्टीज, अभी। आई वॉन्ट द वर्ल्ड टू ट्रेम्बल व्हेन दे हियर आवर नेम्स टुगेदर। I want you and only you in my present. Forever only mine. You are my present. Stay by my side until the very end. No more masks, no more secrets. दोनों के बीच एक ऐसा पागलपन और ऑब्सेशन था जिसे कोई तीसरा नहीं समझ सकता था। अभियान की आंखें काली पड़ने लगी और उनमें इंतहा की शिद्दत भर गई। उसने एक झटके में मायरा को अपनी गोद में उठाया और वहीं पास के काउच पर लिटा दिया। अपनी शर्ट उतारकर वह मायरा के ऊपर झुका और उसकी आंखों में झांकते हुए वो एक कातिलाना मुस्कान के साथ, योर विश इज माई कमांड, जान। उद्धरण चिन्ह डॉट, आई एम योर्स, ओनली एंड ओनली योर्स, एंड यू आर माइन, ओनली माइन, एंड ऑन योर बर्थडे आई एम योर प्रेजेंट। यह अभियान का निजी विला था, जहां उसके और मायरा के सिवा किसी को भी आने की इजाजत नहीं थी। स्टडी रूम का पूरा माहौल अब गर्मी और जुनून से भर चुका था। दोनों ही एक्सट्रीम पर थे और एक दूसरे को इतनी शिद्दत और पैशन से चाह रहे थे जैसे वे दुनिया को बता रहे हों कि उन पर एक दूसरे के सिवा किसी और का कोई हक नहीं है। उनका प्यार, उनका पागलपन और एक दूसरे को पा लेने की तड़प उस वक्त 7वें आसमान पर थी। वे दोनों एक दूसरे में पूरी तरह खो चुके थे, बाहरी दुनिया की नफरत और साजिशों से दूर, अपने ही बनाए हुए एक जुनूनी संसार में। क्या अंजाम लेगा इनके ये जुनून? क्या ये सच में रहेंगे मी साथ? क्या कोई रुकावट आएगी इनके बिक? सानिया और विक्रम की शादी की बात। राठौर मेंशन में शाम की चाय का वक्त था। घर के सभी सदस्य हॉल में मौजूद थे और आज दिन भर हुए हंगामे और शोना के साथ हुई घटना पर चर्चा कर रहे थे। सबके बीच मनीष भी बैठा था, पर उसका ध्यान बातों में कम और सानिया द्वारा दिए गए ऑफर पर ज्यादा था। मनीष ने जब ठंडे दिमाग से सोचा, तो उसे इसमें अपना ही फायदा नजर आया। वह जानता था कि अगर सानिया की शादी विक्रम से हो जाती है, तो सानिया का मुंह हमेशा के लिए बंद रहेगा। साथ ही विक्रम जल्द ही सहाय साम्राज्य का अगला वारिस बनने वाला है। मनीष की लालची आंखों में अब राठौर ही नहीं, बल्कि सहाय प्रॉपर्टी पर भी कब्जा करने के सपने तैर रहे थे। अचानक सन्नाटे को तोड़ते हुए मनीष ने अपने पिता राम जी की ओर देखा और शांत लेकिन गंभीर आवाज में कहा, मनीष डैड, मैं सोच रहा था कि क्यों न अब सानिया और विक्रम की शादी कर दी जाए। उनकी सगाई हुए भी काफी वक्त हो गया है। मुझे लगता है अब इस रिश्ते को आगे बढ़ा देना चाहिए। आप क्या कहते हैं? मनीष की बात सुनते ही हॉल में सन्नाटा छा गया। गीता जी, मनीष की पत्नी सानिया का नाम सुनते ही उनके दांत भींच गए। उनका बस चलता तो वह सानिया को अपने हाथों से खत्म कर देती, लेकिन मनीष की दी हुई धमकी उनके कानों में गूंज रही थी। मनीष ने साफ कहा था कि अगर उन्होंने मुंह खोला तो वह उन्हें और गौतम को मार देगा। ममता के हाथों मजबूर गीता जी चुप रहने पर विवश थी। गौतम गीता जी जिसे मासूम और खतरे में समझ रही थी, वह असल में इतना सीधा नहीं था। वह शांत रहकर सब देख रहा था। मनीष और गीता को अंदाजा भी नहीं था कि गौतम के पास कितनी पावर और जानकारी है। घर के बाकी सदस्य भी चुप थे। हॉल का माहौल अब पूरी तरह गर्मा चुका था। मनीष के प्रस्ताव ने जैसे जलती आग में घी का काम किया था। जानकी जी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उनकी आंखों में सानिया और उसकी मां के लिए नफरत साफ झलक रही थी। उन्होंने हाथ में पकड़ा चाय का कप मेज पर जोर से पटका और मनीष को घूरते हुए कड़क आवाज में कहा, जानकी जी, तुझे इतनी फिक्र क्यों हो रही है उसकी? मनीष
उस लड़की और उसकी माँ के पापों का घड़ा भर चुका है, अब हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो कहती हूँ उस आदमी को ढूंढो जिसके साथ उसकी माँ का अफेयर चल रहा था और इस लड़की को उठाकर उसी के पास भेज दो। आखिर उसे भी तो पता चले कि उसने कैसी औलाद पैदा की है। जानकी जी की बातों में बरसों का दबा हुआ अपमान और कड़वाहट थी। तभी पास बैठी दीपा जी ने अपनी राय रखी, जिससे कमरे की टेंशन और बढ़ गई। दीपा जी, मम्मी जी, क्या आपको वाकई लगता है कि वह आदमी सानिया को कभी अपनाएगा? क्या उसे नहीं पता होगा कि सानिया और शान उसी के बच्चे हैं? मुझे तो लगता है कि वह जरूर हम राठौड़ों का कोई पुराना और बड़ा दुश्मन राइवल होगा, वरना किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि हमारे घर की दहलीज के अंदर घुसकर ऐसा खेल खेल जाए। दीपा जी की बात सुनकर मनीष के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह अपनी मां की ताकत और उनके नेटवर्क से बखूबी वाकिफ था। वह जानता था कि अगर जानकी जी ने इस मामले की तहकीकात अपने हाथ में ले ली तो वे उस अज्ञात शख्स तक पहुंचने में देर नहीं लगाएंगी। लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला। मनीष जानकी की को देख सफाई देते हुए कहता है, माँ, आप क्यों इन सब झमेलों में पड़ रही हैं? आपको क्या लगता है जिस इंसान ने कुश को धोखा देकर उनकी पत्नी के साथ संबंध रखे वो अब तक इस देश में होगा? मुझे नहीं लगता कि हमें इस पर अपना समय बर्बाद करना चाहिए। और रही बात सानिया की, तो पूरा शहर जान चुका है कि उसका और कविता का इस खानदान से कोई खून का रिश्ता नहीं है। कविता को तो उसके कर्मों की सजा मिल गई, लेकिन उसका बाप। मनीष की बात काटते हुए जानकी जी ने गुस्से में मेज पर हाथ मारा, और उसका वो कमीना बाप सिन्हा पुलिस की गिरफ्त से भाग गया। इतना शातिर है वो इंसान कि इस उम्र में भी 10 पुलिस वालों को चकमा देकर गायब हो गया। न जाने किस बिल में छिपा होगा। एक बार मिल जाए तो उसे ऐसी सजा दिलवाऊंगी कि उसे मौत भी नसीब नहीं होगी। जानकी जी की बात सुनकर मनीष के चेहरे पर एक गहरी और शैतानी मुस्कान आ गई, जिसे उसने तुरंत छुपा लिया। उसकी आंखों में वह क्रूरता थी जो किसी ने नहीं देखी थी। मनीष मन ही मन खुद से कहता है, वो सिन्हा, सानिया का प्यारा नाना जिसे आप ढूंढ रही हैं माँ, वो अब आपको कभी नहीं मिलेगा। बुड्ढा बहुत फड़फड़ा रहा था। 70 साल की उम्र में भी उसे अपनी मौत का डर नहीं था, बस मेरी बर्बादी देखनी थी। तो मैंने भी उसे वो सुकून दे दिया जो कोई नहीं दे सका, मौत का सुकून। उसे उसकी बेटी के पास भेज दिया। अब उसकी लाश भी किसी को नहीं मिलेगी। मनीष ने सिन्हा को मार दिया था ताकि उसका कोई भी राज बाहर न आए। उसने अपने चेहरे पर झूठे अफसोस के भाव लाए और अपने पिता की तरफ देखा। मनीष, चिंता मत कीजिए मोम डैड, पुलिस उसे ढूंढ लेगी। लेकिन इन सब में सानिया की तो कोई गलती नहीं है। मैं यह नहीं कह रहा कि वह बहुत अच्छी है या आप उसे इस घर में रखें, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट मैं समझ सकता हूँ कि उसके साथ रहना अब सबके लिए कितना अजीब ऑकवर्ड हो गया है। पहले शान का सच और अब ये पता चलना कि वह राठौड़ खून है ही नहीं। कोई भी उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उसकी शादी विक्रम से कर देनी चाहिए। इससे वह इस घर से भी चली जाएगी और समाज में हमारी बदनामी भी नहीं होगी कि हमने उसके साथ कुछ गलत किया। बताए, क्या मैं सही नहीं कह रहा? मनीष को लग रहा था कि वह अपनी गोटियां सही फिट कर रहा है। उसकी इन चिकनी चुपड़ी दलील ने राम जी को सोचने पर मजबूर कर दिया। मनीष के शब्द किसी जहर की तरह थे, जो धीरे धीरे पूरे परिवार के दिमाग में असर कर रहे थे। हॉल में मौजूद हर शख्स के मन में सानिया के प्रति घृणा और असुरक्षा का भाव था। गीता जी ने पहले ही जानकी जी के कान भर दिए थे कि सानिया का इस घर में रहना किसी जलते हुए बम के पास बैठने जैसा है। उन्होंने डर जताया था कि जैसे शान का सच सामने आया, वैसे ही न जाने सानिया के साथ कौन सा नया राज इस घर की चौखट पर आकर तमाशा करेगा। जानकी जी, जो अब तक सानिया को किसी फ्लैट या विला में भेजने का मन बना चुकी थी, मनीष की दलील सुनकर ठिठक गईं। उन्हें लगा कि उसे किसी दूर घर में रखने से बेहतर है कि उसे विदा ही कर दिया जाए ताकि राठौड़ खानदान का दामन पूरी तरह साफ हो सके। उन्होंने एक गहरी सांस ली और मनीष की तरफ देखते हुए कड़क आवाज में अपना फैसला सुनाया। जानकी जी, ठीक है मनीष, मुझे तुम्हारा विचार सही लग रहा है। वैसे भी मैं अब उस लड़की की सूरत एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने सोचा था कि उसे किसी अपार्टमेंट में शिफ्ट करवा दूंगी, लेकिन शादी करके उसे विदा करना ही सबसे स्थायी समाधान है। पर एक बात कान खोलकर सुन लो, मुझे अब कोई तमाशा नहीं चाहिए, कोई भव्य आयोजन नहीं होगा। एक सादे समारोह में मंदिर में शादी होगी और बस। उसके बाद सहाय परिवार जो चाहे करे, हमें कोई सरोकार नहीं होगा। मैं इस नौटंकी का हिस्सा और नहीं बनना चाहती। राम जी ने भी अपनी गंभीर आवाज में जानकी जी की बात का समर्थन किया।
उनके चेहरे पर थकावट और दुख के भाव थे। राम जी, हाँ मनीष, तुम्हारी माँ सही कह रही है। हम अपनी तरफ से उसे उपहार और गिफ्ट्स देकर विदा कर देंगे ताकि दुनिया हमें दोष न दे सके, लेकिन इससे ज्यादा हम सानिया के लिए अब कुछ नहीं करेंगे। ये रिश्ता हमारे लिए एक कड़वा सच है जिसे हम जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं। मनीष के अंदर जैसे जीत का कोई नगाड़ा बज उठा हो। उसकी योजना का पहला और सबसे मुश्किल पड़ाव पार हो चुका था। उसने अपने चेहरे पर एक बनावटी गंभीरता और संतुष्टि का मुखौटा ओढ़ लिया और अपने पिता की ओर देखकर सिर झुकाया। मनीष जी डैड, मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूँ। मैं भी यही चाहता हूँ कि सब कुछ शांति से निपट जाए। तो फिर आप कल अधर्व अंकल विक्रम के दादा से बात कर लीजिए। मुझे लगता है हमें कल ही उनके घर जाकर इस बात को अंतिम रूप दे देना चाहिए। जितनी जल्दी यह काम हो जाए उतना ही हमारे परिवार के लिए अच्छा है। मनीष मन ही मन मुस्कुरा रहा था। राम जी ने मनीष की बात सुनकर भारी मन से हाँ में सिर हिला दिया। उनके लिए यह फैसला किसी पत्थर को निगलने जैसा था, पर खानदान की शांति के लिए उन्होंने अपनी मौन स्वीकृति दे दी। इधर शहर के दूसरे कोने में विक्रम सहाय के आलीशान केबिन की हवा में इस वक्त सिर्फ तनाव और हार की बू आ रही थी। विक्रम अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर सर पकड़े बैठा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे साफ बता रहे थे कि वह कई रातों से सोया नहीं है। उसका नया प्रतिद्वंद्वी, जो न जाने किस पाताल से अचानक पैदा हुआ था, उसने विक्रम के पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी थी। एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स हाथ से जा रहे थे और विक्रम को समझ नहीं आ रहा था कि उसे निशाना कौन बना रहा है। उसे लग रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके गले की फांस कसता जा रहा है। वह इसी अंधेरे सोच में डूबा था कि तभी केबिन के दरवाजे पर दस्तक हुई। विक्रम फटे हुए गले और बोझिल आवाज में कम इन। दरवाज़ा खुला और उसका असिस्टेंट अंदर दाखिल हुआ। हैरानी की बात यह थी कि जहां विक्रम की दुनिया उजड़ रही थी, वहीं असिस्टेंट के चेहरे पर एक बेशर्म मुस्कान थी। विक्रम ने जब उसकी वह मुस्कान देखी तो उसका खून खौल उठा। उसकी नसें तंग गईं और वह बर्फीली लेकिन हिंसक आवाज में दहाड़ा, विक्रम, क्या यहाँ मेरा मुंह ताकने के लिए खड़े हो? जो बकना है जल्दी बको वरना यहाँ से दफा हो जाओ। मेरा दिमाग पहले ही ठिकाने पर नहीं है। असिस्टेंट उसकी दहाड़ सुनकर एक पल के लिए सकपका गया, पर अपनी मुस्कुराहट को काबू करते हुए बोला, असिस्टेंट सर, शांत हो जाए। आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। एक ऐसी खबर जिसे सुनकर आपकी सारी मुश्किलें हल हो सकती हैं। विक्रम ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने मेज पर रखे पेपरवेट को इतनी जोर से भींचा कि उसकी उंगलियों के पो सफेद पड़ गए। उसने खूंखार नजरों से असिस्टेंट को घूरते हुए कहा, विक्रम देख, अगर तूने अब एक भी शब्द और फालतू बकवास की तो कसम खाकर कहता हूँ अभी के अभी तुझे समंदर में फिनकवा दूंगा। इस वक्त मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। चुपचाप बोल, क्या बकना है? असिस्टेंट विक्रम के गुस्से से बुरी तरह थरथरा गया। उसने अपनी गर्दन झुका ली और हकलाते हुए बोलना शुरू किया, असिस्टेंट सर, आप परेशान थे न कि इतना बड़ा लॉस कैसे कवर होगा? तो रास्ता मिल गया है। मिस्टर आ ने आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल स्वीकार कर लिया है। उनकी तरफ से अभी अभी कंफर्मेशन मेल आया है कि वे आपके साथ डील करना चाहते हैं। लेकिन मिस्टर एक का नाम सुनते ही विक्रम के चेहरे पर ऐसी चमक आई जैसे किसी मरते हुए को संजीवनी मिल गई हो। मिस्टर ए वही रहस्यमयी बिजनेस टाइकून जो न्यूयॉर्क में नंबर 1 है और जिसके पीछे खुद बिजनेस क्वीन मायरा का हाथ माना जाता है। विक्रम की आंखों में जीत के ख्वाब तैरने लगे। उसने सोचा कि अगर यह डील हो गई तो वह सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का नंबर 1 बिजनेसमैन बन जाएगा। फिर न तो उसे पैसों की कमी होगी और न ही मायरा उससे दूर रह पाएगी। वह उसे अपनी ताकत के दम पर हासिल कर लेगा। लेकिन असिस्टेंट को लेकिन पर रुका देख विक्रम के माथे पर बल पड़ गए। उसकी आंखें फिर से ठंडी और क्रूर हो गईं। विक्रम दांत पीसते हुए लेकिन क्या? जब खुशी की खबर सुना रहा है तो ये फांस की तरह लेकिन क्यों अटका रहा है? बोल, क्या बात है? असिस्टेंट ने कांपते हाथों से एक टैबलेट विक्रम की ओर बढ़ा दिया। असिस्टेंट सर, मिस्टर आ की कुछ शर्तें हैं। उन्होंने साफ कहा है कि अगर आप उनकी हर एक शर्त मानेंगे तभी वे इस डील पर साइन करेंगे, वरना वे किसी और कंपनी के पास चले जाएंगे। विक्रम ने झटके से टैबलेट छीना। उसके मन में हलचल थी, कैसी शर्तें? क्या वो मुझसे ज्यादा प्रॉफिट मांग रहा है? लेकिन जैसे ही उसने पहली शर्त पढ़ी उसके चेहरे की सारी रौनक उड़ गई और रंग सफेद पड़ गया। पहली शर्त, विक्रम सहाय को अपनी कंपनी के 30% शेयर्स शायद तुरंत मिस्टर आ के नाम ट्रांसफर करने होंगे। विक्रम के हाथ कांपने लगे।
30% शेयर का मतलब था कि कंपनी का एक बड़ा हिस्सा और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बड़ी ताकत सीधे मिस्टर आ के हाथ में चली जाएगी। ये सिर्फ एक पार्टनरशिप नहीं थी, यह विक्रम की सल्तनत पर मिस्टर आ का कब्जा शुरू होने की पहली सीढ़ी थी। विक्रम की आंखों में खौफ और लालच की जंग छिड़ गई। एक तरफ उसकी डूबती हुई कंपनी और साख थी, और दूसरी तरफ उसकी अपनी कंपनी का मालिकाना हक। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया और आंखों में जैसे खून उतर आया। दूसरी शर्त, प्रोजेक्ट का 70% मुनाफा प्रॉफिट मिस्टर आ की कंपनी को जाएगा। यदि घाटा लॉस हुआ तो मिस्टर आ केवल 30% का बोझ उठाएंगे, बाकी 70% विक्रम को झेलना होगा। विक्रम ने आप देखा न ताव मेज पर जोर से मुक्का मारा, जिससे वहां रखा कांच का गिलास चकनाचूर हो गया। विक्रम दहाड़ते हुए, ये क्या बेहुदा मजाक है? क्या वो आदमी पागल हो गया है? 30% शेयर, 70% प्रॉफिट, और नुकसान के वक्त वो हाथ पीछे खींच लेगा। क्या वो मुझे भिखारी समझ रहा है या खुद को भगवान? ये डील नहीं, ये तो डकैती है। असिस्टेंट अपनी जगह पर जम गया था। उसे लगा कि विक्रम अभी उस पर हमला कर देगा। वह कांपती आवाज में बोला, असिस्टेंट सर, मुझे पता है शर्तें बहुत सख्त हैं, लेकिन मिस्टर आ की टीम ने साफ कहा है कि उन्हें कल शाम तक आपका जवाब चाहिए। उन्होंने एक मैसेज भी भेजा है कि अगर आप तैयार नहीं हैं तो केएसआर कुछ पहले से ही लाइन में है। केएसआर ने हाल ही में न्यूयॉर्क में उनके साथ एक बहुत बड़ी डील की है और मिस्टर ए उनके काम से बहुत खुश हैं। वे दोबारा केएसआर के साथ काम करने को प्राथमिकता देंगे। केएसआर का नाम सुनते ही विक्रम के तन बदन में आग लग गई। उसके लिए ये सिर्फ बिजनेस की हार नहीं, बल्कि उसकी ईगो पर सबसे बड़ी चोट थी। वह जानता था कि अगर यह डील केएसआर के पास चली गई तो मार्केट में उसकी रही सही इज्जत भी धूल में मिल जाएगी और उसका प्रतिद्वंद्वी राइवल उसे पूरी तरह कुचल देगा। विक्रम पागलों की तरह चीखते हुए, व्हाट द हेल, वो जानबूझकर मुझे नीचा दिखा रहा है। वह केबिन में इधर उधर टहलने लगा। उसे अंदाजा भी नहीं था कि मिस्टर आ के पीछे कोई और नहीं बल्कि अभियान है। द क्यूट एडरेबल फाइट, द ग्रीन लीफ विला। मास्टर बेडरूम का मंजर किसी खूबसूरत तबाही जैसा था। पूरे कमरे का सामान फर्श पर बिखरा पड़ा था। पिलो, कुशन और कपड़े सब यहाँ वहाँ पड़े थे, जो उस पागलपन और जुनून की गवाही दे रहे थे जो कुछ देर पहले इस कमरे ने महसूस किया था। कमरे में पसरी खामोशी के बीच सिर्फ 2 धड़कनों का शोर सुनाई दे रहा था, जो धीरे धीरे अपनी सामान्य गति पर लौट रही थी। अभियान और मायरा एक ही ब्लैंकेट में सिमटे हुए थे। अभियान का सिर मायरा की गर्दन में छुपा था और वह सुकून की सांस ले रहा था। मायरा की आंखें अभी भी बंद थीं, लेकिन उसके हाथ अभियान की पीठ पर किसी नक्शे की तरह धीरे धीरे चल रहे थे। उस मैसी कमरे में अब भी उनके प्यार और पसीने की खुशबू घुली हुई थी। काफी देर बाद मायरा ने बिना आंखें खोले अपनी भारी आवाज में सवाल किया, मायरा, तुम उसके विक्रम साथ प्रोजेक्ट क्यों करना चाहते हो अभी? वाई? अभियान ने अपनी जगह से हिले बिना उसी मदहोश आवाज में जवाब दिया, अभियान, क्योंकि मैं उसे पूरी तरह बर्बाद करना चाहता हूँ जान। इस डील से उसे ऊपर से तो फायदा दिखेगा, लेकिन अंदर ही अंदर यह उसके साम्राज्य की जड़ें खोखली कर देगी। उसे पता भी नहीं चलेगा कि जिस हाथ को वह सहारा समझकर पकड़ रहा है, वही हाथ उसे खाई में धकेलने वाला है। मायरा ने एक लंबी सांस छोड़ी। वह अभियान के बदले की आग को बखूबी समझती थी। मायरा, फाइन, जैसा तुम्हें ठीक लगे, लेकिन क्या अब तुम मुझे छोड़ोगे? मुझे घर जाना है, वरना मॉम माही जी मुझे सच में जिंदा नहीं छोड़ेंगी। बहुत देर हो चुकी है। अभियान ने अपनी पकड़ उसकी कमर पर और मजबूत कर ली और अपनी गर्दन मायरा के कंधे से उठाए और उसकी आंखों में झांकते हुए एक शरारती मुस्कान दी। अभियान, ठीक है, चली जाना, लेकिन जाने से पहले क्या हम एक राउंड और? उसकी बात पूरी होने से पहले ही मायरा ने उसके कंधे पर एक जोर का मुक्का जड़ा और झेपते हुए बोली, मायरा, नो, तुम सच में इंसान नहीं हो, छोड़ो मुझे। तुम्हारा मन कभी नहीं भरता, लेकिन मैं बुरी तरह थक गई हूँ। सो प्लीज लीव मी नाउ। अभियान ने हार नहीं मानी। उसने अपनी बॉडी को मायरा की बॉडी से और करीब सटा लिया और उसके गालों पर हल्के से किस करते हुए फुसफुसाया, अभियान, क्या करूं? जब भी तुम्हें छूता हूं, ये दिल बस यही कहता है, मोर, मोर एंड मोर। इतना कहकर उसने एक कातिलाना स्माइल के साथ आंख मारी और अपनी बॉडी को इस तरह मूव किया कि मायरा के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। मायरा की आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं और उसने कसकर अभियान के कंधों को पकड़ लिया। मायरा, सांसें तेज होते हुए, यू अभी फूके ऑफ दम मेड, कम आउट, छोड़ो मुझे वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी।
अभियान उसकी इस प्यारी सी धमकी पर खिलखिलाकर हंस पड़ा। वह उसके चेहरे के और करीब आया, इतना करीब कि उनकी नाक एक दूसरे से टकरा रही थी। अभियान, पहले अपनी आंखें तो खोलो जान, फिर मार लेना। कमरे में एक बार फिर से वही पुराना जुनून लौटने लगा था। मायरा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाते हुए फिर से कहा, नो लीव। पर अभियान कहाँ मानने वाला था। उसने अपना हाथ उसकी चेस्ट पर रखते हुए एक नर्म और मजबूत आवाज में कहा, आई सेड ओपन योर आइज। मायरा को मजबूरी में अपनी आंखें खोलनी ही पड़ी। जैसे ही उसकी आंखें अभियान की गहरी और नशीली आंखों से मिली, अभियान के चेहरे पर एक विजेता वाली मुस्कान आ गई। मायरा का चेहरा शर्म और जुनून से टमाटर की तरह लाल हो गया। अभियान बहुत धीरे से मायरा की बॉडी से दूर हुआ, लेकिन वह पूरी तरह अलग नहीं हुआ। उसका शरीर अब भी मायरा की मखमली त्वचा को छू रहा था। जैसे ही अभियान थोड़ा हटा, मायरा के मुंह से एक दर्द और सुकून भरी आह निकली। उसने तुरंत खुद को संभाला और अभियान को एक जोरदार धक्का देकर बैग की दूसरी तरफ कर दिया। उसने फुर्ती से पूरा ब्लैंकेट अपनी तरफ खींच लिया, जिससे अभियान के शरीर से चादर हट गई। मायरा ने खुद को ब्लैंकेट में पूरी तरह लपेट लिया और मुड़कर अभियान को देखा। अभियान अब भी उसी बेपरवाह पोजीशन में लेटा था, अपने दोनों हाथ सिर के पीछे टिकाए वह बड़े मजे से मायरा की हालत देख रहा था। मायरा ने फर्श से एक तकिया उठाया और खींचकर उसे मारते हुए कहा, मायरा, तुम दिन ब दिन और भी बेशर्म होते जा रहे हो। कम से कम खुद को ढको तो सही। लेकिन अभियान तो इस वक्त पूरी तरह से बेशर्मी वाले मूड में था। उसने तकिए को एक तरफ फेंका और शरारत से बोला, अभियान, वाई, मैं क्यों खुद को ढूंढूं? यहाँ हम दोनों के सिवा और है ही कौन? और वैसे भी ऐसा क्या है जो तुमने अब तक देखा नहीं, या टच नहीं किया, या किस? अभी वह बोल ही रहा था कि मायरा चिढ़कर वॉशरूम की तरफ भागी और दरवाज़ा जोर से पटककर बंद कर दिया। बाहर बेडरूम में अभियान की जोर जोर से हंसने की आवाज़ गूंज रही थी। अभियान चिल्लाते हुए, अरे कहाँ चली गई जान, मेरी बात तो सुनो बेबी। वॉशरूम के अंदर से सिर्फ एक ही जवाब आया, शट अप। अभियान की उन शरारती बातों और प्यारी सी नोक-झोंक के बीच मायरा का चेहरा अभी भी लाल था। वो जल्दी से तैयार होकर अभियान को एक आखिरी बार चिढ़ाते हुए देखा और फिर वहां से अपने घर के लिए निकल गई। राठौर मैंशन के एक कोने में सानिया का कमरा इस वक्त उसकी जीत के जुनून से भरा हुआ था। सानिया पागलों की तरह कमरे में नाच रही थी। उसके चेहरे पर एक ऐसी चमक थी जो किसी को भी डरा दे। उसे खबर मिल चुकी थी कि मनीष ने अपना जाल पूरी तरह बिछा दिया है और कल सुबह दादा दादी, राम जी और जानकी जी खुद चलकर सहाय मैंशन जा रहे हैं उसकी और विक्रम की शादी का सौदा करने। सानिया आईने के सामने खड़ी हुई, अपने बिखरे बालों को संवारा और अपनी ही परछाई को देखकर एक जहरीली मुस्कान के साथ बड़बड़ाने लगी। सानिया, वाह मिस्टर मनीष, वाह, वाकई काफी शातिर निकले आप, मानना पड़ेगा। फिर उसने हल्का सा ठहाका लगाया और अपने सिर पर हाथ मारते हुए आगे कहा, शातिर तो आप होंगे ही, तभी तो इतना बड़ा गेम खेल रहे हैं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप, जो मेरे सगे बाप हैं, इतनी बखूबी से इस राज को सालों तक छुपाए रखेंगे। अपनी एक एक चाल आपने शतरंज के खिलाड़ी की तरह चली है। कमाल है। लेकिन सानिया की आंखों में अचानक एक ठंडी चमक उभरी। वह बेवकूफ नहीं थी, वह मनीष के खून की थी, इसलिए उसकी फितरत को अच्छे से जानती थी। सानिया गंभीर होते हुए, पर मैं ये भी जानती हूँ कि आप जितने शातिर हैं, उतने ही खतरनाक और लालची भी हैं। अगर आप मेरी शादी इतनी आसानी से विक्रम से करवा रहे हैं, तो जरूर इसके पीछे आपने अपना कोई बहुत बड़ा मकसद देखा होगा, वरना आप बिना अपने फायदे के तो किसी को पानी भी न पिलाएं। इतना बड़ा एहसान करना तो बहुत दूर की बात है। सानिया की हंसी कमरे की दीवारों से टकराकर और भी भयानक लग रही थी। वह बिस्तर पर ढीठों की तरह पसरी हुई थी। उसकी आंखों में उस मासूम सानिया का अंश भी नहीं था जिसे दुनिया जानती थी। वहां सिर्फ एक शैतान बैठा था जो अपनों के ही खून का प्यासा था। सानिया क्रूरता भरी आवाज में, खैर, आप अपना गेम खेलिए और मैं अपना। मिस्टर मनीष, मेरे सो कॉल्ड डैड, आप और मैं एक ही मिट्टी के बने हैं। जैसे आपको अपने सिवा किसी से फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही मुझे भी किसी की परवाह नहीं है। बस एक बार मैं उस सहाय मैंशन की दहलीज पार कर लूं और विक्रम की पत्नी बन जाऊं, फिर मैं दिखाऊंगी कि असली रानी कौन है। उसने अपने नाखूनों को देखते हुए आगे कहा, रही बात उस यानिका आंटी के बच्चों की, तो वो चींटी मकोड़े मेरे रास्ते का पत्थर नहीं बन पाएंगे। उन्हें साफ करने में मुझे पल भर की भी हिचकिचाहट नहीं होगी। और विक्रम, अगर उसने ज्यादा नखरे दिखाए तो आजकल एक्सीडेंट होना कौन सी बड़ी बात है। एक झटके में विधवा बनकर सारी जायदाद अपनी मुट्ठी में कर लूंगी। हाँ हाँ हाँ,
उसकी हंसी में एक अजीब सा पागलपन था। वह अपनी सत्ता के नशे में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसे अपने अंजाम का अंदाजा भी नहीं था। तभी उसके फोन की रिंगटोन बजी। सानिया ने झटके से फोन उठाया और स्क्रीन पर निखर का नाम चमकते ही उसके होठों की शैतानी मुस्कान और गहरी हो गई। उसने बड़े लाड़ और बनावटीपन से कॉल रिसीव किया और फोन कान से लगाते हुए अपनी आवाज को एकदम कोमल और हस्की बना लिया। सानिया, हेलो बेबी, कैसे हो तुम? उसने फोन पर अपनी आवाज को और भी ज्यादा मदहोश किया। सानिया, अच्छा, अभी मिलना है, लेकिन बेबी, मैं तो घर पर हूँ और इतनी रात हो गई है। अच्छा अच्छा बाबा, समझ गई। तुम बुलाओ और मैं न आऊँ। मैं अभी आती हूँ, आई एम कमिंग बेबी। फोन पर एक फ्लाइंग किस देते हुए उसने कॉल काटा और आईने के सामने खड़े होकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। सानिया, वाह सानिया, तेरे हुस्न का जादू तो बड़े बड़ों को घुटनों पर ले आता है। अब इस निखर को ही देख लो, कैसे तड़प रहा है मेरे लिए। वैसे भी आज मैं बहुत खुश हूँ और सेलिब्रेशन तो बनता है। बहुत दिन हो गए किसी के साथ फन किए हुए। उसने अपने वार्डरोब से एक सिल्वर कलर की बेहद बोल्ड और रिवीलिंग ड्रेस निकाली। कुछ देर बाद जब वह वॉशरूम से बाहर निकली तो उसका हुलिया किसी को भी गुमराह करने के लिए काफी था। वह ड्रेस इतनी छोटी थी कि उसकी जांघों से भी ऊपर जा रही थी और उसका क्लीवेज साफ झलक रहा था। डार्क बोल्ड मेकअप और अपनी बॉडी को नुमाइश करती उस ड्रेस में वह खुद को निहारते हुए मुस्कुराई। सानिया, ओह माय गॉड, सानिया, तू कितनी हॉट लग रही है। आज तो जो भी देखेगा बस देखता ही रह जाएगा। वह दबे पांव बिल्ली की तरह बिना आहट किए राठौड़ मेंशन से बाहर निकल गई। उसे लग रहा था कि वह सबको चकमा दे चुकी है, लेकिन वह भूल गई थी कि मायरा की चील जैसी निगाहें सब जगह रहती है। राठौड़ मेंशन के एक हिस्से में जहां साजिशों का जहर घुल रहा था, वहीं दूसरी तरफ के एसआर कुश के मास्टर बेडरूम में एक बहुत ही खूबसूरत और सुकून भरा नजारा था। आज इस कमरे की रौनक बदली हुई थी। मायरा, जो बाहर की दुनिया के लिए एक बेरहम और तेज तर्रार इंसान थी, आज अपनी माँ माही की गोद में एक नन्ही राजकुमारी बनी बैठी थी। माही जी अपनी लाडली को अपने हाथों से निवाला खिला रही थी। मायरा ने अपनी जिंदगी में कभी वो बचपना नहीं जिया था जहाँ बच्चे अपने माँ बाप के साथ बेफिक्र होकर मस्ती करते हैं, पर आज उसका मन भी वही सुकून महसूस करने का था। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई मुखौटा नहीं था, वही मासूमियत और वही प्यारी मुस्कान। वह माही जी की बातों का जवाब दे रही थी और बड़े प्यार से खाना खा रही थी। उधर बिस्तर के दूसरे कोने पर केएसआर कुश साहब अपनी फाइलों में डूबे हुए थे। उन्होंने आंखों पर अपना गोल्ड फ्रेम चश्मा लगाया हुआ था और काम में इतने मशगूल थे जैसे उन्हें कमरे में अपनी पत्नी और बेटी की मौजूदगी का एहसास ही न हो। सच तो ये था कि माही और मायरा ने मिलकर उन्हें पूरी तरह इग्नोर कर दिया था। जब मायरा का खाना खत्म हुआ तो माही जी प्लेट रखने के लिए कमरे से बाहर चली गईं। मायरा अब बिस्तर पर सीधी लेट गई और शरारत भरी नजरों से अपने डैड को देखने लगी, जो अब भी फाइलों में खोए थे। कुश ने अपनी बेटी की इस बचकानी हरकत को महसूस किया। उन्होंने धीरे से अपना चश्मा उतारा और मेज पर रखी घड़ी की ओर देखा। रात के 11:30 बज चुके थे। केएसआर अपनी गहरी और रौबदार आवाज में, तुम्हें अपने रूम में नहीं जाना। इट्स ऑलमोस्ट 12, क्लॉक 12 बजने वाले हैं। तभी माही जी कमरे में वापस आ जाती हैं। मायरा अपने डैड की बात सुनकर चिंते हुए अपनी आंखें छोटी करती है और लाड़ में शिकायत करते हुए कहती है, मायरा, डैड, आपको हमेशा मुझे कमरे से भगाने की क्यों पड़ी रहती है? मैं आपकी बेटी हूँ और इस कमरे पर मेरा भी हक है। आज मैं अपने कमरे में नहीं जाऊंगी, आज मैं अपनी मॉम के साथ यहीं सोऊंगी। केएसआर कुश ने माही जी की तरफ देखा, जो मायरा की बात सुनकर पहले ही खुश हो चुकी थी। कुश ने मायरा को चिढ़ाते हुए कहा, देखो, तुम मेरी पत्नी के बारे में बात कर रही हो और अब तुम छोटी बच्ची नहीं रही जो इनके साथ सोओगी, सो गो टू योर रूम, अपने कमरे में जाओ। मायरा ने तुरंत अपना मुंह बना लिया और बड़ी ही मासूम नजरों से अपनी मॉम की तरफ देखा। माही जी का दिल अपनी बेटी की उन नजरों को देखकर पिघल गया। इस वक्त मायरा बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसी वह 3 साल की उम्र में हुआ करती थी, वही मासूमियत और वही शरारत। माही जी प्यार से मायरा के सिर पर हाथ फेरते हुए, बिल्कुल, तुम यहाँ सो सकती हो और तुम मेरे लिए आज भी वही छोटी मायरा हो, मेरी एंजल। इतना कहकर उन्होंने मायरा के माथे पर प्यार से किस किया और लेट गईं। मायरा ने किसी छोटे बच्चे की तरह अपनी मॉम को कसकर गले लगा लिया। माही जी धीरे धीरे उसके बालों में उंगलियां फिराने लगी। वह ममता भरा स्पर्श पाकर मायरा की सारी थकान और दुनिया भर की टेंशन जैसे गायब हो गई। बच्चा चाहे कितना भी बड़ा और ताकतवर क्यों न हो जाए, माँ बाप के लिए वह हमेशा छोटा ही रहता है।
केएसआर अपनी बेटी की इन बचकानी हरकतों को देखकर मुस्कुरा दिए और अपना सिर हिलाते हुए अपनी जगह लेट गए। कमरे में सुकून भरा सन्नाटा छा गया था, पर यह सुकून सिर्फ इस कमरे तक ही सीमित था। कौन है राजा मानव? माही जी मायरा से बातें कर रहे थी, तभी वो कुछ सोचते हुए अपनी आवाज को धीमा करती है और कुछ केएसआर की तरफ देखकर पूछती है, कुछ क्या मोम डैड ने अधर अंकल विक्रम के दादा और सिम्मी आंटी से बात कर ली है? क्या वे लोग कल सच में उनसे मिलने जा रहे हैं? कुछ अपनी शांत और गंभीर आवाज में जवाब देते हैं, हाँ डैड ने बात कर ली है। वे लोग कल लंच के समय सहाय मेंशन जाने वाले हैं। माही जी ने समझदारी से सिर हिलाया, पर मायरा जो अपनी माँ की बाहों में लेटी थी, उसने अचानक सवाल किया, मॉम दादी और सब सहाय मेंशन क्यों जा रहे हैं? माही जी, बच्चा, वे सानिया और विक्रम की शादी की बात पक्की करने जा रहे हैं। घर के बड़े चाहते हैं कि सानिया की शादी जल्दी हो जाए और वही यहाँ से चली जाए। सच कहूँ तो मुझे भी यही लगता है कि अब उसका यहाँ से जाना ही सबके लिए बेहतर है, चाहे जैसे भी हो। मायरा ने अपनी माँ की बात सुनी और एक अजीब सा मुंह बनाया। वह मन ही मन बुदबुदाए, ओह पुअ सानिया, कल तुम्हारी शादी की बात तो क्या ही होगी। कल तो सब सहाय मेंशन में बहुत बिजी होंगे, बस तमाशा देखने में। मायरा ने एक लंबी आह भरी, लेकिन उसकी आंखों में वह पुरानी कातिलाना चमक वापस आ गई थी। वह जानती थी कि कल की सुबह सहाय मेंशन में कुछ लोगों के लिए अच्छी नहीं होगी, खासकर मनोज की फैमिली। तभी माही जी ने मायरा के बालों को सहलाते हुए उसे टोक दिया, मायूं बच्चा, मैं तुमसे कुछ पूछूं? मायरा, यश मॉम, एनीथिंग, हाँ माँ, कुछ भी पूछिए। माही जी के चेहरे पर एक माँ वाली चिंता और जिज्ञासा के भाव थे। उन्होंने मायरा की आंखों में झांकते हुए पूछा, बच्चा सच बताओ, तुम और अभियान कब मिले? तुम उसे कब से जानती हो और कितना समय हो गया तुम दोनों को रिलेशनशिप में? मायरा अपनी माँ के साथ में इतनी सुकून में थी कि बिना सोचे समझे उसके मुंह से सच निकलने ही वाला था। मायरा झट से, बहुत सालों से मॉम, हम तो बचपन। अभी उसके मुंह से बचपन शब्द पूरा निकला भी नहीं था कि तभी केएसआर कुश ने अपनी नजरें को बढ़ाकर मायरा को बीच में ही टोक दिया। उनकी आवाज में एक चेतावनी भरा संकेत था, केएसआर, मायरा, अपनी मॉम को अच्छे से बताओ जो उन्हें जानना चाहिए। केएसआर का इशारा साफ था। मायरा तुरंत समझ गई और उसने अपनी आंखें भींच लीं। उसने बात संभालते हुए अपनी कहानी को एक नया मोड़ दिया। मायरा, बात घुमाते हुए, मेरा मतलब है मॉम, मैं उसे काफी समय से जानती हूँ। हम पहले बहुत अच्छे दोस्त थे, फिर धीरे धीरे हमारा रिश्ता बदला। एक वक्त था मॉम, जब मैं अपनी लाइफ में बहुत अकेली महसूस करती थी और इत्तेफाक से वो भी उस वक्त काफी अकेला था। हमारे साथ कोई नहीं था। उस मुश्किल घड़ी में वो मेरा सहारा बना और मैं उसकी। बस वहीं से हमारे बीच वो बॉन्ड बना जो आज तक है। हम तब से साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। मायरा की आवाज में अभियान के लिए जो सच्चाई और प्यार था, उसने माही जी का दिल जीत लिया। उन्हें लगा कि शायद फैमिली प्रॉब्लम के बीच उनकी बेटी को जो अकेलापन मिला था, उसे अभियान ने अपनी मोहब्बत से भर दिया है। लेकिन माही जी ये नहीं जानती थी कि ये अकेलापन और सहारा कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक गहरा राज था जो सालों पहले शुरू हुआ था। मायरा और माही जी के बीच बातों का सिलसिला थमा ही नहीं। शायद बरसों बाद इन दोनों माँ बेटी को ऐसा वक्त मिला था जहाँ कोई बिजनेस डील नहीं थी, कोई साजिश नहीं थी, बस एक माँ थी और उसकी बच्ची। माही जी अपनी बेटी की बातों को सुनते हुए उसके चेहरे की चमक को देख रही थी। उन्हें ऐसा लगा मानो वक्त का पहिया पीछे घूम गया हो और वही छोटी सी मायरा अपनी तुतलाती आवाज में ढेर सारी कहानियां सुना रही हो। ममता से भरी बातें करते करते कब माही जी की आंख कब लग गई, उन्हें पता ही नहीं चला। मायरा को जब अपने सिर पर माँ के हाथ की हलचल थोड़ी धीमी महसूस हुई, तो उसने सिर उठाकर देखा। माही जी गहरी और सुकून भरी नींद में सो चुकी थीं। उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो शायद ही दुनिया की कोई दौलत या प्रॉपर्टी दे सकती थी। अपनों के साथ बिताए ये चंद लम्हे ही इंसान की असली पूंजी होते हैं। मायरा की आंखें न जाने क्यों इस एहसास से हल्की सी नम हो गईं। उसने धीरे से माही जी के माथे पर किस किया और फुसफुसाते हुए कहती है, गुड नाइट मम्मा। उसने बड़े प्यार से ब्लैंकेट को अपनी माँ के ऊपर सही किया। इसके बाद मायरा ने करवट ली और अपने डैड केएसआर की तरफ देखा। कुश अपनी आंखें बंद किए लेटे थे और एक हाथ सिर के पीछे रखा था। मायरा बखूबी जानती थी कि उसके डैड अभी सोए नहीं हैं। वह धीरे से सरककर उनके पास गई और किसी शरारती और बदमाश बच्चे की तरह, जो दुनिया भर की आफत मचाने के बाद अपने बाप के पीछे छुप जाता है, उसने अपने डैड को कसकर हग कर लिया।
हर बच्चे के लिए उसके डैड हमेशा से उसके सुपर हीरो होते हैं, जो ढाल बनकर उसे हर तूफान से बचाते आए थे। मायरा ने अपनी बच्चों वाली आवाज में धीरे से पुकारा, मायरा, डैड। केएसआर ने अपनी आंखें नहीं खोली, पर उनके होठों पर एक बहुत ही हल्की और गर्व भरी मुस्कान आ जाती है। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाकर मायरा के सिर को सहलाया। केएसआर एक लंबी सांस भरते हैं और अपनी आंखें खोल देते हैं और अपनी बाहों में लिपटी मायरा के सिर पर हाथ फेरते हुए धीमी आवाज में कहते ही, तुम्हारी माँ सो चुकी है और अब तुम्हें भी सो जाना चाहिए, मायरा। मायरा, डैड, मुझे कुछ जानना है। केएसआर, बहुत देर हो गई है मायरा, सो जाओ, हम कल बात करेंगे। लेकिन मायरा अपनी जिद पर अड़ जाती है। उसने खींचते हुए थोड़े ऊंचे सुर में कहा, डैड। डैड कुछ जानते थे कि जब मायरा इस लहजे में बात करती है तो वह बिना जवाब लिए नहीं मानेगी। उन्होंने एक और गहरी सांस ली और हार मानते हुए कहा, ठीक है, बोलो, क्या पूछना है। केएसआर को मनाते ही मायरा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान खिल गई। उसने चहकते हुए कहा, यू आर द बेस्ट डैड इन द वर्ल्ड। आई लव यू डैड। केएसआर, आई नो। अब मक्खन लगाना बंद करो और बताओ क्या पूछना है। बिना किसी फिल्टर के, विदाउट एनी फिल्टर आई। मायरा का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। वह कुछ सोचते हुए अपने डैड की आंखों में झांक कर बोली, मायरा, डैड, मैंने मनीष को जितना स्टडी किया है, मुझे नहीं लगता कि वह सिर्फ हमारी प्रॉपर्टी के पीछे है। कुछ तो मिसिंग है। इतनी प्लानिंग, इतनी प्लॉटिंग। मनीष के अंदर आपके लिए नफरत बचपन से ही घर कर गई है। उसे लगता है कि आपने हमेशा उसे नीचा दिखाया है। और डैड, मैंने नोटिस किया है कि मनीष शायद मॉम को पसंद करता है। इतना बोलते ही मायरा चुप हो जाती है। कमरे का तापमान जैसे अचानक गिर गया हो। केएसआर की मुट्ठियां इतनी जोर से भिंच गईं कि उनके पो सफेद पड़ गए। उनकी आंखों में खून उतर आया और चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वो अपनी फौलादी और बेहद सख्त आवाज में हुए कहते हैं, केएसआर, मायरा, माही सिर्फ मेरी है। तुम्हारी माँ सिर्फ मेरी थी, मेरी है और हमेशा मेरी ही रहेगी। कोई भी, मैं फिर कहता हूँ, कोई भी हमारे बीच आने की हिम्मत नहीं कर सकता। मायरा ने अपने डैड के इस भयानक रूप को देख लिया था। वह जानती थी कि उसके डैड माही जी को लेकर कितने पजेसिव हैं। केएसआर के लिए पूरी दुनिया एक तरफ थी और माही जी की इज्जत और उनका प्यार एक तरफ। मायरा अपने डैड का गुस्सा देखकर शांत हो जाती है और उन्हें रिलैक्स करने के लिए कहती है, मायरा, डैड रिलैक्स, मैं बस अपनी बात रख रही हूँ। मुझे पता है कि आप मॉम से कितना प्यार करते हैं और मुझे आप पर पूरा यकीन है। लेकिन डैड, मनीष की नफरत आपके खिलाफ इसलिए और ज्यादा है क्योंकि मॉम ने आपको चुना। मॉम ने तो उसे कभी देखा तक नहीं, पर उसने अपने मन में एक भ्रम पाल रखा है। उसे लगता है कि आपके और उसके बीच हर चीज का कंपटीशन है और वो सब चाहता है जो आपका है। मेरा मतलब है सब कुछ। मायरा ये बात केएसआर की आंखों में देखकर कहती है। केएसआर उस सब का मतलब तुरंत समझ जाते हैं और उनकी आवाज और भी गहरी और डरावनी हो जाती है। वो कहते हैं, केएसआर, जो मेरा है वो सब सिर्फ मेरा रहेगा, सिर्फ मेरा। केएसआर की बात सुनकर मायरा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है और वो कहती है, या ऑफ कोर्स। इतना बोलकर वो रुकती है और फिर आगे कहती है, हाँ तो हम कहाँ थे। केएसआर, नफरत। मायरा, हाँ, नफरत। तो माइकल को हम सब से बचपन से ही नफरत है। पर क्या इसका कारण सिर्फ वही है जो ऊपर से दिख रहा है, या कुछ हिस्सा है जो जितना बाहर दिखता है उससे कई गुना ज्यादा गहरा है? क्योंकि ये लोग किसी ऐसी चीज के पीछे हैं जिसके लिए ये किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। इनका लालच इतना बड़ा है कि ये अपनों को मारने से पहले भी एक बार नहीं सोचते। तो जानना ये है कि आखिर वो क्या चीज है जो इन्हें हमसे चाहिए। मायरा थोड़ा सोचती है और फिर कहती है, मैंने दादाजी के बारे में स्टडी किया, पर वहाँ कुछ भी अजीब नहीं मिला। दादू अमीर हैं, उनकी प्रॉपर्टी है, बस भाइयों के बीच नॉर्मल प्रॉपर्टी क्लैश था। लेकिन दादी का केस अलग है। दादी जिस खानदान से आती है वो न जाने कितने सालों से ये रिचेस्ट वाली जिंदगी जी रहे हैं। और एक बात जो काफी अजीब थी कि दादी के मायके में उन्हें बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी और उनके दुश्मन, वो तो किसी अलग ही लेवल की नफरत रखते थे, जैसे वो दादी या उनसे जुड़े लोगों को मारकर कोई खजाना पालेंगे। ये सब बहुत उलझा हुआ है। सो मेस्ड अप आई। केएसआर मायरा की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। मायरा अपनी बात कहकर चुप हो जाती है। केएसआर की आंखों में मायरा की बात सुनकर एक खतरनाक चमक आ जाती है। वो अपने चेहरे पर एक बहुत ही रहस्यमयी शांति वाला लुक लाते हैं और मायरा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, केएसआर, मैं तुम्हें आज एक कहानी सुनाता हूँ।
एक राजा की कहानी। राजा मानव। राजा मानव की कहानी के एसारह। मैं तुम्हें आज एक कहानी सुनाता हूँ। एक राजा की कहानी। मायरा अपनी आंखों को सिकोड़कर डैड की तरफ देखती है। कमरे में रोशनी कम थी। केसार अपनी आवाज को और भी गहरा करते हैं और पुरानी यादों में डूबते हुए कहते हैं, तो एक समय एक राजा था जिसका नाम था महाराज मानव। उनकी शख्सियत इतनी मजबूत थी कि लोग उनके सामने खुद ब खुद सर झुका देते थे। उनकी बड़ी बड़ी मूंछें, वो शाही तलवार और उनका मुकुट, ये सब तो था ही, पर जो चीज़ उन्हें सबसे अलग और आकर्षक बनाती थी वो थी उनकी हेज़ल ग्रीन आंखें। मायरा बिना पलक झपकाए सुन रही थी। केसार अपनी बात जारी रखते हुए कहते हैं, महाराज मानव एक नेक दिल राजा थे। अपनी प्रजा से बेइंतहा प्यार करते थे। उनके जैसा इंसान होना किसी आशीर्वाद से कम नहीं था। उनकी धर्मपत्नी महारानी नैना भी उतनी ही महान थी। वो खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचती थी। राजा और रानी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और उनके इस अटूट प्रेम की निशानी थी उनकी बेटा राजकुमार करण। केसार एक ठंडी सांस भरते हैं और फिर कहते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, जैसा हम सपनों में सोचते हैं। प्रजा खुश थी और परिवार में प्यार था, लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। महाराज मानव की इस खुशहाल जिंदगी को पड़ोसी राज्यों की नज़र लग गई। वहां के राजा और लोग महाराज मानव की खुशहाली और उनके दयावान होने से जलने लगे। उन्हें ये बात चुभने लगी कि कोई इतना खुश कैसे हो सकता है। मायरा के चेहरे पर गंभीरता आ गई। केसार आगे कहते हैं, दुश्मनों के मन में ये वहम बैठ गया कि महाराज मानव के पास कोई अद्भुत शक्ति है या कोई ऐसा जादुई खजाना है जिससे वो जो चाहे मांग सकते हैं और अपनी प्रजा की हर मुराद पूरी कर देते हैं। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर वो क्या चीज़ है जो महाराज को इतना दरियादिल बनाती है। लेकिन असल में ऐसा कोई जादुई खजाना नहीं था। खजाना तो खुद राजा और उनकी जीवन संगिनी नैना थी। वो दोनों बस ये कोशिश करते थे कि अपने लोगों को हर हाल में खुश रख सकें। जब जलन हद से बढ़ गई तो पड़ोसी राज्यों ने मिलकर एक खौफनाक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वो सब एक साथ मिलकर महाराज मानव के राज्य पर हमला करेंगे और उनकी प्रजा को गुलाम बना लेंगे। जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही किया। दुश्मनों की विशाल सेना ने महाराज मानव के राज्य पर चढ़ाई कर दी। महाराज मानव, उनकी पत्नी महारानी नैना, उनके वफादार सैनिक और यहाँ तक कि उनका पूरा परिवार इस युद्ध के मैदान में उतर आया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली और सबसे अच्छी बात यह थी कि राजा के लिए उनकी प्रजा भी तलवारें उठाकर युद्ध में कूद पड़ी। वो अपने राजा को खोना नहीं चाहते थे। इतना बोलकर केसार अचानक रुक जाते हैं और मायरा के चेहरे के भाव पड़ते हैं। मायरा इस कहानी में इतनी खो चुकी थी कि उनकी सांसें थमी हुई थी। केसार को अचानक खामोश होता देख मायरा बड़ी उत्सुकता क्यूरियोसिटी से कहती है, मायरा, तो फिर क्या हुआ डैड? क्या वो लोग जीत गए? महाराज मानव ने उस हमले का सामना कैसे किया? केसार एक गहरी और ठंडी सांस लेते हैं और अपनी आवाज को थोड़ा धीमा करते हुए कहते हैं, आगे क्या होता, वही जो होना चाहिए था। जब हम एकता यूनिटी के साथ सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपनों के लिए लड़ते हैं तो जीत पक्की होती है। सबने मिलकर उस युद्ध में जीत हासिल की और सब बहुत खुश थे। लेकिन समस्या अभी खत्म नहीं हुई थी। इस युद्ध में महाराज मानव और खासकर उनकी प्रजा को बहुत नुकसान हुआ था। केसार की आवाज में थोड़ा दर्द आता है और वो आगे कहते हैं, काफी लोग घायल हुए, अनाज की बर्बादी हुई, हर चीज तबाह हो गई। राजा स्थिति संभालने की बहुत कोशिश कर रहे थे। वो कई रात दिन सोए नहीं और लोगों की सेवा में लगे रहे। लेकिन समय बड़ा बलवान था, उनका अनाज और भंडार लगभग खत्म हो गया था। हालात को बिगड़ता देख राजा ने फैसला किया कि वो अपने पड़ोसी राज्यों से मदद मांगेंगे और सोने के बदले अनाज और ज़रूरी सामान लेंगे। मायरा बड़े गौर से सुन रही थी। तभी केसार कड़वाहट के साथ कहते हैं, उन्होंने वैसा ही किया, लेकिन उनके पड़ोसी राज्यों ने यहाँ इंसानियत नहीं बल्कि अपना फ़ायदा देखा। उन्होंने ज़रूरी चीज़ों को 10 गुना दाम पर बेचा। महाराज मानव कुछ न कर सके क्योंकि इस वक्त उनके परिवार और प्रजा की जान दांव पर थी। उन्होंने अपना सारा खजाना, सारा सोना, यहाँ तक कि अपने गहने जेवर तक देने का फैसला कर लिया। महारानी नैना भी पीछे नहीं हटी। वो डटकर अपने पति के साथ खड़ी थी और उन्होंने भी अपने सारे जेवरात दे दिए। केसार मायरा की आंखों में देखकर कहते हैं, उस जमाने में किसी राजा और रानी का बिना आभूषणों के होना बहुत बड़ी बात थी। ये उनके सम्मान पर चोट थी। लेकिन महाराज मानव को सिर्फ अपने लोगों की चिंता थी। अनाज और ज़रूरत की चीज़ें राज्य में बांटी गईं। प्रजा अपने राजा की इस दरियादिली को देखकर उनके पैरों में बिछने को तैयार हो गई। धीरे धीरे राजा ने सब ठीक करना शुरू किया।
सब ठीक हो भी गया, पर क्या वो खजाना वापस आ सकता था? बिल्कुल नहीं। लेकिन राजा को इसका कोई गम नहीं था, वो सबको खुश देखकर खुद भी खुश थे। केसार अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, एक रात महाराज मानव गहरी नींद में सो रहे थे, तभी उन्हें एक अलौकिक सपना आया। सपने में उनके वो गुरु प्रकट हुए जिनकी आराधना वो सालों से करते आ रहे थे। गुरुजी ने महाराज से कहा कि वो उनकी नेकी और त्याग से बहुत प्रभावित हुए हैं। लेकिन गुरुजी ने उन्हें एक सच्चाई भी याद दिलाई। केसार की आवाज़ में एक गंभीरता आ जाती है और वो कहते हैं, गुरुजी कहते हैं कि एक राजा का तख्त और उसके गहने सिर्फ दिखावा नहीं, बल्कि उसकी शक्ति और रुतबे की पहचान होते हैं। एक राजा के लिए उसका खजाना उसकी रीढ़ की हड्डी होता है, जो उसे आत्मनिर्भर बनाता है। और महाराज के पास तो अब कुछ बचा ही नहीं था, इसलिए गुरुजी ने उन्हें एक वरदान दिया। उन्होंने कहते हैं कि आज से तुम्हारा खजाना फिर से भर जाएगा और वो कभी खत्म नहीं होगा, जब तक तुम और तुम्हारा वंश इसी तरह लोगों की सेवा करेंगे और खुद से पहले दूसरों का सोचेंगे। मायरा की आंखें इस चमत्कार को सुनकर बड़ी हो जाती हैं। केसार आगे कहते हैं, गुरुजी ने एक और खास बात कहते हैं। उन्होंने वरदान दिया कि अब तुम्हारे हर वंश में एक खास इंसान जन्म लेगा जिसकी पहचान होंगी ये हेजल ग्रीन हरी आंखें। ये आंखें प्रकृति का रंग मानी जाती हैं। जैसे प्रकृति सबका भला करती है और शांति देती है, वैसे ही जो इंसान दिल का साफ होगा, इसके काबिल होगा, उसकी आंखें हरी होगी। हरी आंखों वाले लोग दिल के साफ होते हैं, इनका स्वभाव संतुलित होगा और ये दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जब तक ये आंखें तुम्हारे खानदान में चमकती रहेंगी, तुम्हारा राज और खजाना सुरक्षित रहेगा। गुरुजी कहते हैं कि हरी आंखों वाले लोगों को बहुत विश्वासपात्र ट्रस्टवर्दी माना जाता है। मान्यता है कि अगर ये किसी से दोस्ती या रिश्ता निभाते हैं तो पूरे दिल से निभाते हैं। इनके दिल में खोट कम होती है और ये धोखा देने में यकीन नहीं रखते। मायरा मंत्रमुग्ध होकर सुन रही थी। केसार की आवाज़ अब और गंभीर हो जाती है। वो कहते हैं, गुरुजी ने राजा को चेतावनी भी दी, जब तक तुम्हारा वंश दूसरों की सेवा करेगा वो हमेशा खुशहाल रहेगा। लेकिन जिस दिन उसने लालच किया, उस दिन सब खत्म हो जाएगा। तुम्हें और तुम्हारे वंश को ये ध्यान रखना होगा कि ये खजाना कभी गलत हाथों में न जाए, वरना सब तबाह हो जाएगा। और इस काम में तुम्हारी जीवन साथी तुम्हारा साथ देगी। आयुष्मान भव कहकर गुरुजी ओझल हो गए। केसार आगे कहते हैं, राजा मानव झटके से अपनी नींद से उठते हैं। उनकी सांसें तेज चल रही थीं। वो अपने आसपास देखते हैं। सुबह का समय था। उनके उठते ही उनकी पत्नी महारानी नैना भी उठ जाती है और वो राजा को देखती है जो थोड़े घबराए हुए थे। रानी उनसे पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन तभी उनके शब्द उनके मुंह में ही रह जाते हैं। वो एकदम हैरान रह जाती हैं। राजा पूछते हैं कि आप इतना हैरान क्यों हैं? तो रानी कांपती आवाज में कहती है, आपकी आंखें चमक रही हैं महाराज। रानी की बात सुनकर राजा मानव हैरान हो जाते हैं। वो रानी को बताते हैं कि अभी उन्हें क्या सपना आया है। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि जाकर देखें क्या खजाना सच में वापस आ गया है या ये कोई भ्रम है। वो दोनों जैसे ही तहखाने की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि सच में वहाँ खजाना ही खजाना था। वो पहले से भी 10 गुना ज्यादा चमक रहा था। रोशनी इतनी तेज थी कि किसी की भी आंखें बंद हो जाएं, लेकिन वहाँ एक अजीब सी पॉजिटिविटी थी जिसे वो दोनों महसूस कर पा रहे थे। राजा और रानी अपने मंदिर में जाते हैं और अपने हाथ जोड़कर जमीन पर बैठ जाते हैं। 1 साल बाद महाराज मानव के घर एक बेटे ने जन्म लिया और उसकी आंखें बिल्कुल राजा की तरह ही हरी थीं। बस वहीं से वो सिलसिला शुरू हुआ और वही वंश आज तक आगे बढ़ रहा है। इतना बोलकर केसार चुप हो जाते हैं। कमरे में एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। मायरा की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह जाती हैं। वो अपने डैड को ऐसे देख रही थी जैसे उसने कोई बहुत बड़ा रहस्य सुलझा लिया हो। उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी, जिसे कोई भी देखकर बता सकता था कि वो कितनी दंग है। केसार एक स्मर्क के साथ मायरा की तरफ देखते हैं और कहते हैं, क्या हुआ? हैरान हो? मायरा अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहती है, हाँ, कशिश ने जो कहा था वो सच था। इसका मतलब? केसार अपनी आंखें छोटी कर लेते हैं और सवालिया लहजे में कहते हैं, कशिश ने क्या कहा था तुमसे? मायरा उनकी तरफ देखकर कहती है, कशिश ने एक बार मजाक में कहा था कि मेरी फैमिली कुछ अजीब है। आपकी ग्रीन आंखें, फिर दादी की दादी के डैड, फिर उनकी मॉम। लेकिन अजीब बात यह है कि पूरे वंश में बस एक ही इंसान की आंखें ग्रीन होती हैं। उसने ये भी कहा था कि शायद हमारे पास कोई खजाना है जिसकी हिफाजत के लिए हम जन्म लेते हैं। उस वक्त मैंने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया,
लेकिन अब लगता है कि वो सही थी और मैं गलत। केसार मायरा के सिर पर हल्के से हाथ मारते हुए मुस्कुराते हैं और कहते हैं, केसार, हाँ, वो सही थी। वो जिन लोगों की बात कर रही थी, वो हमारे ही पूर्वज थे। हम ही उनके वंशज हैं और ये विरासत हमारे ही खून में है। मायरा को अब समझ आया कि उनके परिवार की वो हरी आंखें कोई साधारण चीज नहीं, बल्कि एक प्राचीन जिम्मेदारी का प्रतीक है। मायरा अपनी एक्साइटमेंट को काबू नहीं कर पा रही थी। वो हैरानी से अपनी आंखें फैलाकर कहती है, मायरा, तो क्या हमारे पास सच में बहुत बड़ा खजाना? केसार मायरा के चेहरे पर आए उस चमक और उत्सुकता को देख रहे थे। वो धीरे से अपना सिर हाँ में हिला देते हैं। मायरा, तो डैड, आपने मुझे कभी इसके बारे में क्यों नहीं बताया? और कहाँ है वो खजाना? क्या वो इसी घर में छुपा है?